हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का टायर 2 इंग्लिश पेपर। ये पेपर हुआ था 12 सितंबर को और ये हमारा पार्ट 4 है। इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 151 टू 200 क्वेश्चन कराऊंगी। पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट भी बनाऊँ, यानी कि जो पेपर 11 सितंबर को हुआ था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कॉम्प्रीहेंशन। तो चलिए पढ़ते हैं। आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Last week, scientists from all corners of India descended on Ahmedabad to remember the architect of India's space program, a man whom the late President APJ Abdul Kalam had famously termed Mahatma Gandhi of Indian science। यानी कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया से पूरे अहमदाबाद में इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? ताकि जो हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो हैं आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाया था, उनकी याद में इकट्ठे हुए, जिन्हों के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि वो महात्मा गांधी हैं इंडियन साइंस के। महात्मा गांधी यानी कि जिसे हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडियन नेशन बोलते हैं, तो वैसे ही जो स्पेस साइंस है, इंडियन स्पेस साइंस है, उसमें उन्होंने उन्हें महात्मा गांधी से कंपैरिजन किया था। दे वर देयर टू लॉन्च सेलिब्रेशंस ऑन द बर्थ सेनेटरी ऑफ विक्रम साराभाई 47 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ एट द एज ऑफ 52। यानी कि वो क्यों थे इकट्ठे हुए थे? जो हमारे विक्रम साराभाई थे, उनकी जो बर्थ सेनेटरी थी, उन्हें मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। बाय व्हेन ही हैड फाउंडेड 38 इंस्टीट्यूशंस दैट आर नाउ लीडर्स इन स्पेस रिसर्च, फिजिक्स, मैनेजमेंट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विक्रम साराभाई जी ने क्या किया था? उन्होंने 38 इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पे इस्टेब्लिश किए थे, जो कि अब स्पेस रिसर्च में, फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया के। आगे, Former director of the Space Application Center, Pramod Kale, was 19-year-old science graduate from MS University of Baroda। यानी कि जो डायरेक्टर हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के, वो क्या थे? प्रमोद काले। वो एक 19 साल के लड़के थे जो कि ग्रेजुएशन हुए थे MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। बी सॉर्टेड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी। बी सॉर्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से आपको प्यार हो या आप उसके प्रति लगाव आपका ज़्यादा हो। तो यानी कि प्रमोद काले का लगाव किससे था? स्पेस टेक्नोलॉजी से था। व्हेन ही फर्स्ट मेट साराभाई, जब वो साराभाई से पहली बार मिले थे। इन मई 1960 आई वेंट टू अहमदाबाद टू मीट डॉक्टर साराभाई। 1960 में मैं डॉक्टर साराभाई से मिलने गया। आई मेट हिम एंड एंडेड अप टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं उनसे मिला और 2 घंटे तक लगातार बात की। केले सेज, by June that year, Kelly had done exactly as Sarabhai had advised him and taken up a master's course at Gujarat University। जैसा कि साराभाई जी ने उन्हें कहा था कि आप क्या करो, गुजरात यूनिवर्सिटी में मास्टर कोर्स की डिग्री ले लो, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। इन 1962 when साराभाई was looking at studying the magnetic equator, 1962 में जब साराभाई मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पढ़ना चाह रहे थे, तो केले वेंट ऑन टू बी अमंग द फर्स्ट फ्यू टू गो नासा टू लर्न रडार ट्रैकिंग। तो केले थे सबसे पहले थे जो नासा गए ताकि वो सीख सके रडार ट्रैकिंग। आगे, द रूम रिसाउंडेड विद मैनी सच मेमोरीज। यानी कि जो रूम था, वो कमरा था, वो इस तरीके से मेमोरीज से भरा पड़ा था। फॉर्मर इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन, रिमेंबर्ड, वो याद करते हैं हाउ दे रैन इनटू सम ट्रबल एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। वो क्या थे? एक ट्रबल में फंस गए थे। लेबोरेटरी का नाम दे रखा है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फाउंडेड इन 1947 बाय साराभाई। ये भी लेबोरेटरी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? साराभाई जी के द्वारा। इन देयर अटेम्प्ट्स टू फ्लाई अ बैलून एट 4 AM। वो क्या कोशिश करने थे? एक बैलून फ्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। व्हेन इन सेल्ड साराभाई, ही टोल्ड अस हैड द फ्लाइट बीन सक्सेसफुल। उन्होंने बताया कि फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती, यू वुड नॉट हैव लर्न इवन हाफ ऑफ व्हाट यू लर्न बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल प्रॉब्लम। अगर आप वो फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती, जो आपने अब सीखा, अगर वो इनिशियल हमारी सक्सेस हो जाती, इनिशियल प्रॉब्लम आ जाती, तो आप उससे आधा भी नहीं सीख सकते थे। उस समय कस्तूरी रंगन जी ने ये कहा। मैनी ऑफ those who had collected in Ahmedabad in Sarabhai's memory were teenagers when they first met him। यानी कि
जो अहमदाबाद में कलेक्ट हुए थे, जो लोग कलेक्ट हुए थे, वो सब टीनेजर्स से याद करते हैं साराभाई मेमोरी में। जब वो मिले थे साराभाई जी से तो वो सब क्या थे, टीनेजर्स से, यानी कि तब बहुत छोटे थे। गांधीनगर बेस्ड एंटरप्रेन्योर, एक गांधीनगर में कोई एंटरप्रेन्योर है के सुब्रमण्यन वाज 19, वो तब 19 साल के थे, एंड अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो किसके स्टूडेंट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के त्रिचापुली। वर्किंग ऑन अ समर प्रोजेक्ट एट PRIL, पहले पढ़ा था हमने, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, वो एक समर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। व्हेन अ मैन इन कुर्ता पजामा वॉकड इन एंड बिगेन टर्निंग ऑल द वेस्ट पेपर बीन्स अपसाइड डाउन, तब उन्होंने क्या देखा, एक मैन था कुर्ता पजामा में, जो वेस्ट पेपर बीन्स होते हैं जिसमें हम कूड़ा करकट फेंकते हैं, वो क्या कर रहा था, वो सबको ऐसे पलट रहा था। इंस्पेक्टिंग देयर कंटेंट्स, यानी कि जो उसमें बस वेस्ट पेपर में जो डस्टबिन थे उनमें जो सामान था वो देख रहा था, एंड पुटिंग दैम बैक अगेन, और फिर से वो देख के वापस उसमें डाल रहा था। आई आस्क द कलीग हु डैट वाज एंड वॉज टोल्ड इट, मैंने अपने कलीग से पूछा, यानी कि जो उसके साथ काम करता होगा उससे पूछा भी वो कौन है, एंड वॉज टोल्ड इट, उसने बताया कि वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ही हैड केम टू चेक, वो क्या चेक करने आए थे, हाउ मच वेस्ट द लैब वॉज जनरेटिंग, वो ये चेक करने आए थे कि वो कितना वेस्ट जो लैब है वो जनरेट कर रही है। लॉफ्स सुब्रमण्यन, बोर्न टू अम्बालाल एंड सरला देवी, यानी कि जी उनके माता पिता का नाम है, अहमदाबाद लीडिंग टेक्सटाइल मिल ओनर्स, यानी कि जो उनके पिता थे वो क्या थे, अहमदाबाद के लीडिंग टेक्सटाइल मिल ओनर थे। विक्रम साराभाई शोड क्रिएटिव प्रोमिसेस अर्लियर, यानी कि उन्होंने, जो विक्रम साराभाई थे, अपनी छोटी एज में कुछ अच्छे से प्रोमिसेस दिए, जान के पता लगा लोगों को कि इनके जो अंदर माइंड है वो काफ़ी क्रिएटिव है। ही वॉज 15 ईयर्स व्हेन ही बिल्ट अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ ट्रेन इंजन, यानी कि जो सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने एक ट्रेन इंजन का मॉडल तैयार कर लिया था, विद द हेल्प ऑफ 2 इंजीनियर्स, 2 इंजीनियर्स की सहायता के साथ, विच इज़ नाउ हाउस्ड एट द कम्युनिटी साइंस सेंटर, वो कि जो अब कहाँ पे है, कम्युनिटी साइंस सेंटर में है इन अहमदाबाद में। द CSC वॉज विक्रम्स वे ऑफ प्रोवाइडिंग अदर्स चिल्ड्रन द प्रिविलेजेस ही हैड, वो तरीका क्या था विक्रम जी का, जो उनके प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जो बेनिफिट्स उन्हें मिले थे वो और चिल्ड्रंस को भी मिल सकें। ही हैड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च करनी है वो एक्सपेरिमेंट से रिसर्च होगी, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर। सेज ही सन कार्तिक्या 71, अब विक्रम साराभाई, जो साराभाई हैं उनके सन की बात चल रही है, कार्तिक्या जो कि 71 ईयर्स के हैं। एडिंग हाउ हिज फादर विश टू वर्क विद चिल्ड्रन एट द साइंस सेंटर आफ्टर ही रिटायर्ड, वो कहते हैं कि जो उनके पिता थे वो चाहते थे कि बच्चों के साथ काम करें साइंस सेंटर में जब वो रिटायर्ड हो जाएं। ही वॉज एसेंशियली अ रिसर्चर एंड बिलीव दैट पीपल, वो एक रिसर्चर थे और बिलीव करते थे कि जो चिल्ड्रन है, स्पेशली चिल्ड्रन, शुड बी अलाउड टू थिंक फ्रीली एंड कम अप विद सॉल्यूशंस ऑन देयर ओन, वो सोचते थे कि जो बच्चे हैं उन्हें खुद मतलब थिंक फ्रीली सोचना चाहिए, यानी कि खुलकर सोचना चाहिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस उन्हें खुद ढूंढने चाहिए। रिकॉल्स कार्तिक्या हु फाउंडेड द सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन 1984, ठीक है। आगे, कार्तिक्या इज केयरफुली piecing together all the dog-eared notes he is discovering in the recess of their grand homes, their 3 grand homes। तो कार्तिक्या था, डॉग ईयर क्या होता है, जो कि फटे पुराने नोट्स हो चुके हैं, जो कि इसके पिता के होंगे, काफ़ी यूज़ किए डॉग ईयर नोट उन्हें बोलते हैं हम। तो वो जो उनके 3 ग्रैंड होम्स थे उन्हें क्या कर रहा था, केयरफुली मतलब कलेक्ट कर रहा था। शांति सदन, ये हमें उनका हाउस का नेम दे रखा है। द रिट्रीट एंड चिदम्बरम, ये तीनों हाउस के नाम है, शांति सदन, द रिट्रीट एंड चिदम्बरम। टू इंस्पायर द यंग टू ड्रीम लाइक साराभाई, यानी कि जो यंग लोग हैं उन्हें साराभाई की तरह इंस्पायर करने के लिए कार्तिक्या इज बिल्डिंग अ परमानेंट एग्जीबिशन गैलरी, यानी कि कार्तिक्या क्या थे, एक परमानेंट एग्जीबिशन बिल्डिंग कर रहे थे। गैलरी ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट एक्सपेक्टेड टू ओपन दिस नवंबर, यानी कि वो ओपन जो सी गैलरी थी वो इस साल नवंबर में ओपन हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर गैदरिंग एट अहमदाबाद, जो लोग अहमदाबाद में कलेक्ट हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उनका जो मतलब मेन काम क्या था, वो क्यों इकट्ठे हुए थे, किस ओकेजन पे हुए थे। तो फाउंडेशन डे नहीं, फाउंडेशन डे थी तो कम्युनिटी साइंस सेंटर का, बिल्कुल गलत। लॉन्च ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ सैनिटरी ऑफ विक्रम साराभाई, हाँ ये था, क्योंकि वो जो विक्रम साराभाई की थी बर्थ सैनिटरी थी उसके लिए इकट्ठे हुए थे। फाउंडेशन डे इसरो का भी नहीं था और स्पेस प्रोग्राम की भी नहीं बर्थ एनिवर्सरी थी, बल्कि विक्रम साराभाई जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विक्रम साराभाई मेनली नोन फॉर, विक्रम साराभाई किस लिए जाने जाते थे। तो वो एक एंटरप्रेन्योर थे, नहीं।
फॉर पायनियरिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो उन्होंने जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम था उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फॉर फाउंडिंग 38 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, नहीं इसके लिए नहीं, बल्कि जो उन्होंने स्पेस प्रोग्राम चलाया था उसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिटी साइंस सेंटर, नहीं, ये तो उनके आगे के काम थे स्पेस प्रोग्राम में, तो जाने जाते थे स्पेस प्रोग्राम के लिए ही। तो सेकंड वन राइट आंसर। आगे, अमंग द पीपल हु हैड गैदर्ड एट अहमदाबाद हु वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी कि जो पीपल इकट्ठे हुए थे उनमें से चेयरमैन का, इसरो का चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन कौन था? तो हमने पढ़ा था कस्तूरी रंगन जी को। आपको एक दिखा देती हूँ, एक लाइन थी जहाँ पे लिखी हुई थी, ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मर इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। आगे, विच स्टेटमेंट शोज दैट विक्रम साराभाई हैड अ क्रिएटिव माइंड एट एन अर्ली एज, यानी कि विक्रम साराभाई ने अर्ली एज में ही पता लग गया था हमें कि उनका जो माइंड है काफ़ी क्रिएटिव है। किस चीज़ से पता लगा था? तो ही बिल्ट अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ ट्रेन इंजन एट द एज ऑफ 15। हाँ, ये सही है क्योंकि उन्होंने 15 साल की उम्र में ही एक वर्किंग मॉडल बना लिया था ट्रेन इंजन का। ही फाउंडेड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, वो तो उन्होंने बाद में की थी, ये भी नहीं। ही टोल्ड द साइंटिस्ट दे लर्न मच मोर फ्रॉम प्रॉब्लम्स दैन फ्रॉम सक्सेस, उन्होंने साइंटिस्ट को बताया कि वो अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा सीखते हैं ना कि सक्सेस से, तो ये भी बात बाद में होगी, अर्ली एज में नहीं थी। ही चेक्ड हाउ मच वेस्ट द लैब वॉज जनरेटिंग, ये भी बाद में थी। तो सही आंसर हमारा सही होगा द फर्स्ट वन। हाउ डिड विक्रम साराभाई प्रोवाइड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एट द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन थे यानी कि जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, उन चिल्ड्रन को कैसे बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होती है? तो उन्होंने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि उन्होंने कम्युनिटी साइंस सेंटर डेवलप किया था बच्चों के लिए। तो सही आंसर होगा सेकंड वन, ताकि जहाँ पे वो रिसर्च कर सकें। APJ अब्दुल कलाम कॉल्ड विक्रम साराभाई महात्मा गांधी ऑफ इंडियन साइंस, व्हाट डज महात्मा गांधी मीन हियर? APJ अब्दुल कलाम जी ने उन्हें कहा था कि वो महात्मा गांधी हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, महात्मा गांधी मतलब जैसे महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ इंडियन नेशन बोलते हैं, इसी तरीके से उन्होंने जो विक्रम साराभाई थे उन्हें इंडियन साइंस का फादर बताया था। तो सही आंसर इसका होगा फादर ऑफ इंडियन साइंस। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो फर्स्ट लाइन है द साराभाई फैमिली ओन्स 3 ग्रैंड होम्स। हाँ, हमने पढ़ा था कि वो 3 उनके पास ग्रैंड होम्स हैं इन मुंबई, बट जहाँ पे देखो मुंबई जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा उसमें मुंबई का नाम तक नहीं आया, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे पढ़ लेते हैं। विक्रम साराभाई सन कार्तिकेया इज नाउ 71 ईयर्स ओल्ड, ये भी हमने पढ़ा था। द नेम्स ऑफ विक्रम साराभाई पेरेंट्स वर अम्बालाल एंड सरला देवी, ये भी हमने पढ़ा था। विक्रम साराभाई फादर वाज अ टेक्सटाइल मिल ओनर, ये भी पढ़ा था। तो सही आंसर हमारा होगा ओनली फर्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी मतलब बीच में से निकाला गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुंबई के कारण ये गलत हो गया हमारा फर्स्ट वन, बाकी सही था। ही वॉज 19-year-old साइंस ग्रेजुएट बी सॉर्टेड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी व्हेन ही फर्स्ट मीट साराभाई, बी सॉर्टेड हियर मीन्स इनके जो सब 19 साल के थे, जो वो स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति क्या हो गए थे, उनका एक लगाव बढ़ गया था, काफ़ी फैसिनेट थे उनके प्रति। तो इसका सही आंसर होगा ओबेस्ट, इनकी बी सॉर्टेड का मीन्स क्या हो गया, ओबेस्ट विद, इनके वो किससे, स्पेस टेक्नोलॉजी से बी सॉर्टेड थे। हु अमंग द फॉलोइंग वेंट टू नासा टू स्टडी रेडार ट्रैकिंग, रेडार ट्रैकिंग करने कौन गया था स्टडी, तो वो गए थे प्रमोद केले, ये हमने पढ़ा था, जो 19 साल के थे। ठीक है, तो सबसे पहले यही गए थे, तो फर्स्ट वन राइट आंसर। वेयर डिड के सुब्रमण्यम कम फ्रॉम टू वर्क एट PRL, सुब्रमण्यम कहाँ से आए थे PRL में काम करने के लिए, तो वो आए थे त्रिचुरापल्ली से, ये भी हमने पढ़ा था एक लाइन में। फोर्थ वन आगे हमारा है डायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें, यानी कि इनडायरेक्ट गिवन है। द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्डर टू मीट माई टारगेट्स अदरवाइज आई वुड हैव टू लीव द कंपनी। अब देखिए जहाँ पे है आई वुड, यानी कि इसका पहले आया होगा हमारा विल आया होगा, तो पहले विल चेक करिए। द ऑफिसर सेड टू मी, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आई है, तो जो आई का प्रोनाउन चेंज होगा वो होगा मी में, तो बन जाएगा वो यू। तो फर्स्ट में दे रखा है आई नीड टू वर्क हार्डर, ये आप हमारा रोंग कर सकते हैं। वर्क हार्डर टू मीट नहीं, यू हैव टू वर्क हार्डर ये हमारा हो सकता है। इसे आगे पढ़ लेते हैं। टू मीट अवर टारगेट्स अदरवाइज आई विल हैव टू लीव द कंपनी,
यहाँ पे फिर से आई दे रखा है, यहाँ पे यू ही आना चाहिए था क्योंकि यू विल हैव टू लीव द कंपनी। तो थर्ड वन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आंसर बैठेगा हमारा फोर्थ। द ऑफिसर सेड टू मी यू नीड टू वर्क हार्डर टू मीट योर टारगेट्स अदरवाइज यू विल हैव टू लीव द कंपनी। बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमढ़ी टुमारो। मैं एक हॉलीडे में जा रहा हूँ पंचमढ़ी टुमारो। जो हमारी गलती है इसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। तो गलती है हमारी टू अ हॉलीडे में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से जाने की बात करते हैं तो वो हम करते हैं मूवमेंट के लिए। जब हम टू का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो मूवमेंट के लिए। जब उसी चीज़ के पीछे हम आर्टिकल लगा दें, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा दें, तब वहाँ पे हम टू नहीं यूज़ करते बल्कि यूज़ करेंगे ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, तो ऑन अ हॉलीडे आएगा। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है नोसिया। इसका मतलब होता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको वॉमिटिंग आने वाली हो। जो वॉमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह आने वाली, उसे हम बोलते हैं नोसिया की फीलिंग होना। तो यही हमारा रॉन्ग लिखा हुआ है। इसके सही स्पेलिंग होते हैं NAUSEA, नोसिया। ठीक है, बाकी सही लिखे हुए हैं नोटी यानी कि शरारती, नेचुरलिस्टिक यानी कि नेचुरल से रिलेटेड, और नॉटिकल होता है जैसे हम समुंदर की जो हम तो समुद्र की दूरी नापते हैं वो नापते हैं नॉटिकल माइल्स में। तो सही आंसर हमारा होगा फर्स्ट वन नोसिया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरेक्ट। हमें यहाँ पे इंटरेक्ट फॉर्म बतानी है। अविका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे। अविका ने अपनी माता से कहा कि तुम आज बहुत लेट हो। तो अविका आस्क्ड हर मदर, अविका ने यहाँ पे पूछा नहीं है तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। अविका टोल्ड हर मदर डैट शी इज़ वेरी, यहाँ पे शी तो ठीक लिखा हुआ बट इसमें टेंस चेंज नहीं किया गया, तो सेकंड वन ऑल्सो रॉन्ग। अविका टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज वेरी लेट दैट डे। ये हमारा थर्ड वन हो सकता है। अविका टोल्ड हर मदर डैट यू वर लेट, यू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा बैठेगा ओनली थर्ड वन। आगे हमें एक्टिव फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। बीइंग अ स्पेस साइंटिस्ट यू आर एडवाइस नॉट टू टेक योर वर्क लाइटली। यानी कि एक स्पेस साइंटिस्ट होते हुए तुम्हें अपना जो एडवाइस दी जाती है कि तुम्हें जो अपना काम है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें एडवाइस दी रखी है, तो एडवाइस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं शुड। तो आप सेंटेंस में शुड ढूंढिए, काम पे है। यू डू नॉट टेक योर वर्क लाइटली नहीं, यू कुड नॉट, नो, यू शुड नॉट टेक, हाँ ये ठीक हो सकता है क्योंकि जहाँ पे हम इसको जब मतलब बदलेंगे इंडायरेक्ट में तो हम इसका बदल देते हैं कि यू आर एडवाइस नॉट टू टेक योर वर्क लाइटली। तो थर्ड वन राइट आंसर। यू विल नॉट ये भी गलत है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। मिस्टर लुसास टोल्ड हिज वाइफ नॉट टू वेट फॉर हिम एज ही वुड बी लेट एट द स्टूडियो एट नाइट। मिस्टर लुसास ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम उसके लिए वेट मत करना क्योंकि वो लेट हो जाएंगे उस रात। हिज वाइफ सेड टू मिस्टर लुसास, उसकी वाइफ ने मिस्टर लुसास को नहीं कहा था, तो बिल्कुल रॉन्ग। मिस्टर लुसास सेड टू हिज वाइफ, ठीक है, नॉट टू वेट, नॉट टू वेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डोंट वेट फॉर मी। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग। मिस्टर लुसास सेड टू हिज वाइफ डोंट वेट फॉर मी एज आई विल बी लेट एट दैट स्टूडियो टू नाइट। ठीक है, ये हो सकता है हमारा बिल्कुल सही। मिस्टर लुसास सेड टू हिज वाइफ डोंट वेट फॉर हिम एज ही विल बी लेट एट दैट। यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डैट नाइट, डैट नाइट हमारा चेंज होगा टू नाइट में। तो सही आंसर हमारा होगा थर्ड वन। आगे हमें बताना है अंडरलाइन पार्ट का। आई केम अक्रॉस, यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट होगा वो होगा हमारा सम वर्ड्स विच मीनिंग। ठीक है, विच मीनिंग। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डिड नॉट नो। देखिए, जो हम विच यूज़ करते हैं वो हम करते हैं जो कि हमारे प्रीवियसली कोई चीज़ इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स की बात की जा रही है तो इसके लिए हम विच मीनिंग यही नहीं यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा होगा द मीनिंग्स ऑफ विच। यहाँ पे हम एक आर्टिकल का भी यूज़ करेंगे तभी ये हमारा सेंटेंस सही बन पाएगा। डैट मीनिंग्स विच नहीं, विच मीन्स डैट नहीं। तो सही आंसर हमारा होगा ओनली वन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे ईडियम मतलब बता रहा है सेल लाइक हॉट केक्स, यानी कि हॉट केक्स की तरह बिक जाना, यानी कि कोई चीज़ भारी मात्रा में और जल्दी जल्दी बिक जाना, उसे बोलते हैं हम सेल लाइक हॉट केक्स। तो सही आंसर होगा टू सेल क्विकली। आगे एक्टिव फॉर्म। मोबाइल टॉयलेट्स वर प्लेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड द एरिया वेयर पीपल असेंबल्ड फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट। मोबाइल टॉयलेट्स क्या होते हैं, जो ऐसे टॉयलेट्स जो कोई हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो टॉयलेट्स प्लेस किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्लेस्ड, जहाँ पे लिखा हुआ वर प्लेस्ड, तो हैज़ नहीं आएगा। ओनली जो हमारा वर प्लेस्ड है वो किस में चेंज होगा, जो हमारी सिंपल पास्ट में। तो वर जो सिर्फ ओनली आएगा प्लेस्ड आएगा। तो फर्स्ट वन रॉन्ग कर दीजिए।
द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग, टेंस रॉन्ग है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस, हाँ ये हो सकता है। मोबाइल टॉयलेट्स बिहाइंड द एरिया वेयर पीपल असेंबल्ड फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट, ये हमारा हो सकता है बिल्कुल। द मोबाइल टॉयलेट्स प्लेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मोबाइल टॉयलेट्स ने थोड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्लेस किया है, तो ये कंटेक्स्ट ही रॉन्ग है, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वन। आगे जंबल सेंटेंस बताना है। ऑल डे आई सीम टू रिमेंबर आई प्लेड ऑन द सैंड्स विद स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रंस, मैं सिर्फ याद करता हूँ कि मुझे याद है कि जो मैं सैंड्स था वो कुछ अच्छे बच्चों के साथ खेलता था। देन वॉच द इनकमिंग टाइड, जो टाइड होती थी यानी कि जो समुद्र की लहरें होती थी वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती थी। माई पेरेंट्स टुक मी बाय अ कार एट प्लेस बाय द सी, जो मेरे पेरेंट्स से मुझे कार से क्या ले जाते थे, सी में ले जाते थे। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस है, ठीक है, तो सी हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस होगा। वी मेड सैंड कासल्स विद ह्यूज वॉल्स, यानी कि वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि मैं उन बच्चों के साथ क्या करता था, सैंड कासल्स, जो हम रेत से वो कैसल्स बनाते हैं ना, रेत से महल बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सैंड कैसल्स, तो वो मैं बनाता था उनके साथ। तो हमारा जो फर्स्ट आगे सेंटेंस आएगा वो आएगा ए, क्योंकि मैं यहाँ पे हमारी बच्चों की बात की गई है कि मैं बच्चों के साथ क्या करता था, बच्चों के साथ खेलता था सैंड के साथ। फिर हम मिलके क्या करते थे, सैंड कासल्स बनाते थे, और फिर वो टाइड्स आती थी और उनको डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो सही आंसर होगा CADB, तो सही आंसर होगा CADB, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, आगे हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन द रिलेशन टू द सी लेवल और ग्राउंड लेवल, यानी कि हम अगर कोई हमारा सी लेवल है तो उससे किस चीज़ की कितनी हाइट है उसे हम क्या बोलेंगे। तो रेक्टीट्यूड होता है हमारा कोई नॉर्मल बिहेवियर या फिर करेक्ट बिहेवियर, नहीं हो सकता। लॉन्गिट्यूड होता है हमारे जो हमारी अर्थ होती है उसमें हम नॉर्थ टू साउथ पोल जो हम इमेजिनरी लाइंस खींचते हैं उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड होती है जो हम जो इस तरह से लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं, उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। तो सही आंसर हमारा होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलते हैं हम हाइट को। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन हमारा है पैसिव फॉर्म बताना है। आई एम श्योर ही विल गिव मी सम एडवाइस अबाउट एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि मैं श्योर हूँ वो मुझे कुछ ना कुछ एडवाइस देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आई एम श्योर ही विल बी गिवन, नो, ठीक है ना, ही विल भी नहीं आएगा क्योंकि आई एम श्योर ही विल बी गिवन सम एडवाइस बाय मी, क्योंकि वो हम बात कर रहे हैं कि वो मुझे एडवाइस देगा ना कि मैं। फर्स्ट वन रॉन्ग, आई एम श्योर आई विल बी गिवन सम एडवाइस बाय हिम अबाउट एडमिशन, हमारा सेकंड वन हो सकता है। आई एम श्योर आई वॉज गिवन, नहीं, क्योंकि हमारा है विल है तो विल बी में कन्वर्ट होगा, ये भी नहीं। आई एम श्योर आई कैन बी गिवन, नहीं, तो सही सेंटेंस होगा हमारा सेकंड वन। आगे बताना है हमें इनडायरेक्ट। अंशुल सेड शुड वी गो टू द जू टुडे, अंशुल ने पूछा क्या हम आज जू जा सकते हैं, तो अंशुल टोल्ड, अंशुल ने बताया नहीं है, पूछा है। अंशुल वंडर्ड इफ़ दे शुड गो टू द जू टुडे, ये हो सकता है हमारा क्योंकि उसने मतलब पूछा कि वो क्या जू जा सकते हैं उस दिन। अंशुल आस्क्ड इफ़ वी शुड गो टू द जू दैट डे टुडे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकंड वन क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टुडे है उसे दैट डे में कन्वर्ट नहीं किया गया था, नहीं तो हमारा थर्ड वन भी सही हो सकता था। तो राइट आंसर होगा 2। और फोर्थ हमारा गलत हुआ अनाउंस की वजह से, क्योंकि उसने बताया नहीं है, उसने पूछा है। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉसिंग नो हार्म, यानी कि जो चीज़ हमें हार्म ना पहुंचाए। तो इनसॉल्वेंट होता है हमारा जो आदमी पैसे ना पे कर सके, जो उसने उधार लिया है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं दिवालिया निकल जाना, यानी कि जो आदमी पैसे ना पे कर पाए। इनऑर्गेनिक होता है जो चीज़ें मतलब लिविंग मैटर से ना बनी हुई हो। इंटेग्रल होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो काफ़ी हमारी ज़रूरत के हिसाब से, उसे बोलते हैं हम इंटेग्रल। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इनोक्यूस, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें हार्म ना पहुंचा सके, नो हार्म। तो सही आंसर हमारा होगा फोर्थ वन। आगे हमें बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई सिस्टर सेड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल, मेरी सिस्टर ने पूछा कि किस समय तक जो ट्रेन है वो भोपाल पहुंच जाएगी। तो माई सिस्टर आस्क्ड, ठीक है, व्हाट द टाइम द ट्रेन रीचेस, यहाँ पे टेंस गलत है। माई सिस्टर आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, यहाँ पे फिर भी टेंस को चेंज ही नहीं किया गया है। माई सिस्टर आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन रीच भोपाल, नहीं, यहाँ भी गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे देर का विल, तो विल का कन्वर्ट होगा वुड में, तो सही आंसर हो जाएगा माई सिस्टर आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन वुड रीच भोपाल। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे हमें जो पैसेज है उसे पढ़ना है।
अ ग्रेट वाटर स्कैसिटी लूम्स ओवर इंडिया, यानी कि जो वाटर की कमी है, स्कासिटी होता है कमी होना, बाय 2025 इंडियंस विल गेट जस्ट ओवर हाफ द वाटर दे गेट टुडे, यानी कि इंडिया 2025 तक जो इंडिया को अभी पानी मिलता है उसे सिर्फ आधा ही पानी मिलेगा 2025 तक। दिस ग्रेव प्रॉब्लम, यानी कि जो ग्रेव प्रॉब्लम है, ग्रेव मतलब काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, हैज़ अ सिंपल सोल्यूशन, इसका सिर्फ सिंपल सोल्यूशन है कैच द रेन एज इट फॉल्स, यानी कि जो रेन बरसती है उसे पकड़ लो, एंड द वाटर क्राइसिस विल डिसअपियर, जो वाटर क्राइसिस है यानी कि जो पानी की हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। However, about 80% of India's rainfall buckets down during the 3 months of the monsoons, पर क्या है जो हमारी 80% जो इंडिया की रेनफॉल होती है मानसून के टाइम पे, उस समय हमारी जो बकेट्स हैं यानी कि बाल्टी हैं वो हमारी डाउन हो जाती हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है सिग्निफिकेंटली कि हम पानी को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं रेनफॉल के टाइम पे, वो हमारी बकेट्स डाउन होती हैं, इसलिए जो हमारी रेनफॉल है वो हमें नहीं मिल पाती। यानी कि किसकी बात कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग मतलब कि हमें जो पानी है उसे बचाना चाहिए, रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए, पर हमारी बकेट से डाउन हो जाती हैं। एज येट नो गवर्नमेंट प्रोग्रामर हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू स्टोर दिस वाटर, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्रामर डिस्कवर नहीं कर पाया है कि इस पानी को किसी तरीके से स्टोर किया जा सके। डाइंग विजडम, अ 7-year कंट्री साइड स्टडी बाय दिल्ली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो एक डाइंग विजडम की कंट्री साइड स्टडी है, उसने रिवील किया दैट ruins ऑफ अमेजिंग एशियन टेक्नोलॉजी सर्वाइव इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी एशियन टेक्नोलॉजीज़ हैं पानी को बचाने की वो हमारे इंडिया के हर पार्ट में है। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ऑफ बैम्बू पाइप्स इन मेघालय, ड्रिप इरीगेशन क्या होता है कि बूंद बूंद से सिंचाई करना, तो वो हमारे मेघालय में उपलब्ध है जो बैम्बू पाइप से। कून्स अंडरग्राउंड टैंक्स है राजस्थान में, पाइन्स वाटर चैनल्स बिल्ट बाय ट्राइबल्स इन बिहार में, एंड थाउजेंड्स ऑफ ओपन वाटर बॉडीज डाउन साउथ आर सुपर एग्जाम्पल्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, यानी कि जो हमारे साउथ तक भी फैला हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। इवन टुडे टैंक्स कॉल्ड एरिस इन तमिलनाडु, अब अगर आज की बात ही करें तो जो टैंक्स हैं जिसे एरिस बोला जाता है तमिलनाडु में, वाटर 1/3 ऑफ द स्टेट्स इरीगेटेड एरिया, तो वो क्या करते हैं जो स्टेट का 1/3 हिस्सा को इरीगेट करने यानी कि उसे सिंचाई करने का काम किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट प्लानर्स मोस्टली रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द पोटेंशियल ऑफ दिस लो कॉस्ट सिस्टम, बट बात क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के प्लानर्स हैं वो इन चीज़ों को अपनाने से कतराते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कि जो हमारे लो कॉस्ट सिस्टम्स हैं उन्हें उनकी जो पोटेंशियल है यानी कि वो काम कर सकते हैं उसके प्रति वो अवेयर नहीं है। कंसनट्रेटिंग, वो क्या कंसनट्रेट कर रहे हैं, किस काम पे कंसनट्रेट कर रहे हैं, ऑन कॉस्टली डैम्स एंड कैनाल्स, वो क्या बना रहे हैं, वो डैम्स बना रहे हैं और कैनाल्स बना रहे हैं, ना कि जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जो हमें एशियन टाइम्स में हमारे अवेलेबल है उन पे काम करने की बजाय। Few cities have lost touch with their ecological traditions as fast and with as damaging results. कुछ सिटीज़ ने जो अपना इकोलॉजिकल बैलेंस है, ट्रेडिशंस हैं, वो खो दिया है एज बेंगलुरु, जैसे कि बेंगलुरु ने ओनली 17 ऑफ इट्स वाटर बॉडीज स्ट्रगल टू सर्वाइव इन अ सिटी, यानी कि सिर्फ 17 वाटर बॉडीज़ हैं बेंगलुरु में अभी तक बची हुई हैं। वेयर वंस 2200 लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड्स कूल द सिटी, जब वहाँ पर 200 लेक्स होते थे, वेटलैंड्स होते थे, तब वो सिटी को कूल रखते थे, बट अब कितनी बची हैं, सिर्फ 17 बची हैं। एंड रिचार्ज इट्स ग्राउंड वाटर, जो इसका ग्राउंड वाटर था उसे रिचार्ज किया जाता था। द थ्रेट्स कंटिन्यू अनअबेटेड एज अ रिलेंटलेस मार्च ऑफ अर्बनाइजेशन सोर्स नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग, क्योंकि ये थ्रेट है जो डेंजर बना हुआ है ये कंटिन्यू हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं हम यानी कि शहरीकरण कर रहे हैं वो कभी कहीं भी रुकता नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से जो पानी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। आगे हमारे क्वेश्चंस, दिस ग्रेव प्रॉब्लम्स इन द पैसेज रेफर्स टू, ग्रेव प्रॉब्लम यानी कि जो ग्रेव प्रॉब्लम है इसे बताया गया है शॉर्ट मानसून स्पैन, नहीं मानसून के स्पैन को नहीं, रेनफॉल को नहीं, स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं, जो कि प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको बताया गया वाटर क्राइसिस, यानी कि जो वाटर का, पानी का हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसे बताया गया है। तो सही आंसर हमारा होगा 4th वन। आगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द प्राइमरी रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज क्यों हो रही है, लैक ऑफ मीन्स टू स्टोर वाटर, ठीक है, गवर्नमेंट इग्नोरेंस ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, लेस रेनफॉल इन द कंट्री में लेस रेनफॉल तो नहीं हो रही है, केयरलेसनेस नहीं, इसकी भी बात नहीं की जा रही है, तो हमारे पास क्या है कि जो लैक ऑफ मीन्स हैं वाटर को स्टोर करने के उसकी कमी है, तो सही आंसर होगा 1। विच स्टेट यूज बैम्बू पाइप्स फॉर द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, मैंने आपको बताया था बैम्बू पाइप्स कौन यूज़ करता था, तो वो कहता था मेघालय, तो सही आंसर होगा हमारा 3rd वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, पूछा है नॉट अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है वो कौन थी, हमने पढ़ा था जो डैम्स एंड कैनाल्स गवर्नमेंट्स बिल्ड कर रही हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं।
तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे, द पीपल इन एशियन इंडिया हैड अमेजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्वेस्ट वाटर, दिस शोज दैट, यानी कि जो हमारे एशियन इंडिया से उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी वाटर को स्टोर करने की। वो क्या दिखाता था, दे अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, यानी कि वो समझते थे कि जो पानी है, पानी का महत्व क्या है, इसलिए वो पानी को स्टोर करके रखते थे। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे हमें बताना है द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, यानी कि हम क्या हो जाएं, अपसेट हो जाएं, और अनॉयड मतलब परेशान होना किसी चीज़ से। क्यों? तो क्योंकि हम कुछ चीज़ अचीव करना चाहते थे बट अब हम अचीव नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है एस्टोनिशमेंट, इसका मतलब होता है कि आपको चीज़ अमेज हो जाए, तो अमेज का सेंस यहाँ पे नहीं है। आगे, फैसिनेशन होता है आप किसी की चीज़ प्रति फैसिनेट हो जाएं, यानी कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाए, आप उसके प्रति आकर्षित हों। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रस्ट्रेशन यानी कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कि हम अपसेट हैं, हम अनॉयड हैं कि हम कुछ मतलब अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। एंटिसिपेशन होता है कि आप पहले से पूर्व अनुमान लगाएं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं आज एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि रिजल्ट आज आ सकता है। एंटिसिपेट यानी कि या फिर आज एंटिसिपेट है कि आज बारिश हो सकती है, यानी कि पूर्व अनुमान लगाना, तो उसे बोलते हैं हम एंटिसिपेशन। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। आगे, पैराजम्बल, ऑन सैटरडे 10th द टाइफून लेकिमा मेड लैंडफॉल इन चाइनास जिनजियांग प्रोविंस, यानी कि सैटरडे की नाइट 10 को टाइफून एक लेकिमा का जो लेकिमा टाइफून का नाम है, वो क्या हुआ, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में आया। यानी कि यही हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस है। इसमें हमें बताया गया कि वो टाइफून का नाम क्या था, किस दिन आया था और कहाँ पे आया था। तो यही हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोडक्शन। दिस प्रोविंस इज ऑफन, देखो अब देखो जहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस की बात की गई है और फिर से आगे प्रोविंस की बात की गई है, तो हमें बताया गया दिस प्रोविंस इज ऑफन हिट विद टाइफून्स। अब हमें इस प्रोविंस के बारे में बताया गया कि जो प्रोविंस है वो टाइफून्स के द्वारा ऑफन जहाँ पे टाइफून्स आते हैं, बट दिस स्टॉर्म वॉज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, बट अब जो ये स्टॉर्म आया है ये सबसे खतरनाक है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो सही आगे आ जाएगा बी। ए बी कहाँ पे है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पैराग्राफ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द टाइफून ब्राउट विंड्स ऑफ अप टू 160 माइल्स पर आवर एंड फ्लड्स अफेक्टेड अप ऑलमोस्ट 5 मिलियन पीपल्स, यानी कि इतना ज़्यादा मतलब 5 मिलियन पीपल्स को उसने अफेक्ट किया। मोर देन 1 मिलियन पीपल वर एवैक्यूएटेड होता है रेस्क्यू करना पीपल्स को, यानी कि उन्हें बाहर मतलब बचा लेके आना फ्रॉम देयर होम्स। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। आगे, आई रिक्वेस्ट यू टू नोट टू क्रैक जॉक्स इन द क्लास, जहाँ पे हमें अंडरलाइन पार्ट इम्प्रूव करना है, तो अंडरलाइन हमारा है नोट टू क्रैक जॉक्स, यानी कि यहाँ पे देखिए जो हमारा नोट टू लिखा हुआ है, ये हमारा जो टू लिखा हुआ है ये हमारा दोबारा लिखा गया है, यानी कि रिडेंसी है। इसे रिडेंसी को हमें ख़त्म करना है, तो कैसे होएगा, नोट टू क्रैक जॉक्स इन द क्लास। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन, नोट टू क्रैक जॉक्स। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मतलब एक ही मतलब बोट में होना, यानी कि आप एक ही सिचुएशन में हो, बिल्कुल सेम सिचुएशन में हो, उसे बोलते हैं इन द सेम बोट। फर्स्ट वन राइट। आगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर वाइंग टू द पोस्ट, यानी कि जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो क्या है, हेडलेस है इस समय पे, यानी कि उसके पास कोई भी मतलब वो नहीं है, क्ल्यू नहीं है। एंड मैनी आर वाइंग टू द पोस्ट, यानी कि लोग क्या है एक दूसरे के लिए, वाइंग होता है कि राइवलरी करना, किसी चीज़ के लिए राइवलरी होना, उसे बोलते हैं वाइंग। यानी कि वो पोस्ट के लिए क्या कर रहा है, राइवलिंग। किस चीज़ के लिए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पर्पस के लिए फॉर। तो यहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है प्रपोजिशन में है, टू द पोस्ट नहीं आएगा बल्कि आएगा फॉर द पोस्ट। तो थर्ड वन राइट आंसर। टू की जगह क्या आएगा हमारा, फॉर द पोस्ट। आगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द गवर्नमेंट्स फोकस हैज़ बीन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे डबल ब्लैंक है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि शुरू से लेके जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट फोकस हैज़ बीन ऑन द, गवर्नमेंट का फोकस क्या था, डेवलपमेंट थी कंट्री के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द कंट्री, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम इंडिकेट करते हैं तो हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है द। तो यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे भी द आएगा, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर होगा वन। ठीक है, आगे हमें बताना है पैराजम्बल। एंड टेकिंग दिस विलेज लैड इनटू देयर मीडियट्स वाज टेरिबली अपसेटिंग।
इसका मतलब क्या है कि इस मतलब जो लैड है यानी कि जो लड़का है उसे अपने विलेज में लेना ये क्या था, एक टेरिबली अपसेटिंग था। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। वो क्या खुश नहीं थी जो उसकी फैमिली में एक अननेसेसरी एडिशन हो गया था। When he reached कलकत्ता, पाठक met his aunt for the first time। जो पाठक था वो अपनी आंट से पहली बार मिला। अब इसी सेंटेंस में हमें बताया गया, हमें पाठक से इंट्रोड्यूस कराया गया और उसकी आंट से। तो सही आंसर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा C1। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। जो वो थी आंटी थी उसकी, वो उससे क्या थे 3 बच्चे लड़के और थे, वो उनको ही उसके लिए क्वाइट इनफ थे, ठीक है ना, और वो किसी और को नहीं अपनी फैमिली में ऐड करना चाहती थी। तो ठीक है, अब वो लड़का जो पाठक था वो उसकी मतलब उसके आंटी के घर पहुंचा, बट वो आंटी वो क्या थी, वो बिल्कुल खुश नहीं क्योंकि उसके जो फैमिली में था अननेसेसरी एडिशन हो गया। तो सेकंड वन आएगा CB। आगे बताया गया कि उसके 3 लड़के थे, तो D1 फिर आगे, और इस विलेज लैड को अपने देयर मिड्स मतलब उनके जो बच्चों के बीच में रखना ये काफ़ी टेरिबली अपसेटिंग था। तो CBDA फर्स्ट वन। आगे ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है हमें। ही स्विच्ड ऑन द TV टू लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द PM ऑन द इंडिपेंडेंस डे। यानी कि उसने क्या TV स्विच ऑफ किया, क्या करने के लिए, स्पीच सुनने के लिए। तो देखिए जहाँ पे जो लिखा हुआ है टू लिसनिंग टू द स्पीच, टू लिसन नहीं होता, जहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं तो इन्फिनेटिव के साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वन यूज़ करते हैं फॉर्म। तो टू लिसन टू हिज स्पीच, तो सही आंसर हमारा होगा थर्ड वन। आगे हमें बताना है जो हमारा अंडरलाइन सेगमेंट है वो है एट अ यंग एज ऑफ 9 years ओल्ड दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट अ यंग एज ऑफ 9 years ओल्ड। यानी कि उन्होंने जो बैडमिंटन था यंग एज में खेलना शुरू कर दिया था 9 years ओल्ड में। तो देखिए जब हम एज की बात करते हैं तो हम उसके साथ फिर ईयर्स नहीं लगाते, ईयर्स ओल्ड नहीं लगाते, क्योंकि उसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी, यानी कि वो दोबारा डुप्लीकेट नहीं करते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा द यंग एज ऑफ 9, सिर्फ ओनली इतना ही होगा। फिर से देखो एज के साथ ईयर्स ओल्ड लग गया, ये भी गलत हो जाएगा। यंग एज ऑफ 9 years, कभी भी एज के साथ हम ईयर का यूज़ नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा होगा द यंग एज ऑफ 9। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे हमारा है वन वर्ड, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। यानी कि क्या है कि हम जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से बिहेव करें, यानी कि पोलाइट बिहेव करें, उसे हम क्या बोलेंगे। तो नॉर्म होते हैं हमारे लिए रूल्स, जहाँ पे रूल्स की बात नहीं की गई है, एक तरह का पोलाइट बिहेवियर के लिए जो हम जैसे कंपनी के रूल्स होते हैं नहीं। मेजेस्टी होती है कि हम किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं, जैसे हम बोलते हैं कोर्ट में योर मेजेस्टी, यानी कि हम उसे अप्रिसिएशन कर रहे हैं। एस्टिमेशन होता है कि हम अनुमान लगाएं, काउंट करें कि कितना एस्टिमेट है। तो सही आंसर होगा एटिकेट, यानी कि आपकी एटिकेट्स क्या हैं सोसाइटी में बिहेव करने की, उसे बोलते हैं हम द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन अ सोसाइटी। तो फोर्थ वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हमें बताना है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द ट्रैवलर सेड दैट ही हैड कम अ लॉन्ग वे ऑफ। ट्रैवलर ने क्या कहा कि वो क्या है बहुत दूर से आया है। द ट्रैवलर सेड ही हैड कम अ लॉन्ग वे, यहाँ पे सेंटेंस टेंस नहीं चेंज किया गया तो नहीं। द ट्रैवलर सेड आई एम कमिंग अ लॉन्ग वे ऑफ, ठीक है, ये हमारा हो सकता है पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा हैड, तो यहाँ पे एम कमिंग चेंज किया गया, नहीं होगा। द ट्रैवलर सेड ही हैज़ कम, ट्रैवलर ने कहा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही आ गया, प्रनाउन गलत है और टोल्ड भी गलत है। तो सही आंसर होगा द ट्रैवलर सेड आई हैव कम अ लॉन्ग वे ऑफ, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म, आई टोल्ड विनोद दैट द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन हिज मोबाइल देयर। मैंने विनोद को बताया जो प्लम्बर था वो क्या अपना मोबाइल भूल गया था। आई सेड टू विनोद द प्लम्बर इज़ फॉरगेटिंग, सेंटेंस टेंस गलत है, इज़ फॉरगेटिंग यहाँ पे हैड फॉरगॉटन है, इसमें नहीं चेंज होगा, नो। आई सेड टू विनोद द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन हिज, यहाँ पे जो टेंस है वही चेंज नहीं किया गया है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैड है तो इसका मतलब क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा। विनोद सेड टू मी, विनोद ने मुझे नहीं कहा बल्कि आई सेड टू विनोद, तो थर्ड वन रॉन्ग, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वन। आई सेड टू विनोद द प्लम्बर हैज़ फॉरगॉटन हिज मोबाइल देयर, तो फोर्थ वन क्या हो जाएगा हमारा राइट। नाउ डैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी हिज डॉटर इज डैश। यानी कि अब कृष्णा मूर्ति क्या है, अपनी जो कंपनी है उससे रिटायर हो गए, तो अब उसकी डॉटर क्या है, ये हमें कुछ दे रखे हैं इडियम्स, इसके मतलब हम जान लेते हैं एक बार। तो देखिए बी इन द डॉग हाउस, इसका मतलब क्या होता है कि आप डॉग हाउस मतलब एक डॉग हाउस में हो, यानी कि आप डिसग्रेस पोजीशन में हो, आपकी डिसफेवर है आपके लिए, ठीक है ना।
इन द ड्राइवर सीट्स इन अ कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, यानी कि आप ड्राइवर की सीट में बैठ चुके हो, यानी कि जो आपके पास सिचुएशन है आपके कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे हम ड्राइवर क्या होता है, कार चलाता है, ड्राइवर के कार में कंट्रोल होती है, तो इस तरीके से जो आपकी सिचुएशन है आप उसके कंट्रोल में हो। इन द लैप ऑफ लक्जरी, यानी कि जो आप लक्जरी है उसकी गोदी, लैप होता है, लैप होता है गोदी में बैठना, यानी कि जो आपकी लाइफ है वो क्या है, इन अ कंडीशन ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड वेल्थ, यानी कि आपकी जो कंफर्ट है आप काफ़ी ग्रेट कंडीशन में हो। ठीक है, इन द पिंक, इन एक्सट्रीमली गुड हेल्थ एंड स्पीड्स, यानी कि इन द पिंक मतलब आपकी जो हेल्थ है आप काफ़ी अच्छे हो। तो देखिए अब यहाँ पे हमें बात की गई थी कि जो मिस्टर कृष्णामूर्ति ने उन्होंने रिटायर कर लिया, तो अब उनकी जो डॉटर थी अब वो किस पोजीशन में है, डॉगॉस मतलब रिस्पेक्ट की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं, तो आप फर्स्ट को रॉन्ग कर सकते हो। इन द ड्राइवर सीट्स, यानी कि अब जो उसकी कंपनी की जो कंट्रोल था अब उसके हाथ में आ चुका होगा, तो हमारा सेकंड ही राइट हो जाएगा। इन द लैप ऑफ लक्जरी, ये भी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं। इन द पिंक, यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है, तो सही आंसर हमारा होगा सेकंड वन। आगे हमारा है फिर से बैरा जंबल। आफ्टर अराउंड 20 मिनट्स ऑफ द क्रैश द टैंकर कॉट फायर एंड एक्सप्लोडेड, यानी कि 20 मिनट के क्रैश के बाद क्या हुआ, टैंकर ने आग पकड़ ली और फिर क्या होगा, एक्सप्लोडेड मतलब वो फट गया। ऑन सैटरडे एन ऑयल टैंकर इन तंजानिया लॉस्ट कंट्रोल एंड ओवरटर्न ऑन अ बिजी रोड, यानी कि सैटरडे की रात को क्या हुआ, जो ऑयल टैंकर था तंजानिया में उसने कंट्रोल खो दिया और जो एक बिजी रोड पे क्या होगा, पलट गया। जहाँ पे हमें जो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन ही पास्ट है, जो कि जो अनफेवरेबल सिचुएशन हुई है उसे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस होगा वो होगा बी। फिर इसके बाद क्या हुआ, बी के बाद अराउंड 150 पीपल गैदर नियर द टैंकर, और क्या 150 लोग उस टैंकर के मतलब उसके आसपास इकट्ठे हो गए, यानी कि फिर सी। एंड सम ऑफ देम ट्राई टू सिफन अवे सम फ्यूल, साइफन होता है कि चोरी करना, ठीक है, यानी कि इलीगली कुछ चीज़ उठाना, तो वो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों में से जो उनका फ्यूल था टैंकर, क्योंकि ऑयल टैंकर था तो वो फ्यूल निकालने लग गए उस टैंक से। फिर इसके बाद यानी कि सी, एटलीस्ट 61 पीपल डाइड एंड 70 मोर वर इंजर्ड, 61 लोग मर गए और 70 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। इसके बाद एक बात की जाएगी कि लोग इकट्ठे हो गए टैंकर के पास, फिर क्या हुआ, 20 मिनट क्रैश के बाद क्या हो गया, जो टैंकर था उसने आग पकड़ ली और वो फट गया, यानी कि ए। और जो लोग उसके आसपास खड़े थे वो आग लगने की वजह से वो भी झुलस के मर गए, देखिए 61 पीपल मर गए और 70 क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, तो सही आंसर होगा बी सी ए डी, सेकेंड वन राइट आंसर। आगे हमें बताना है अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ ही हैड सीन द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या उसने जो श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 की लॉन्च हुई थी वो देखी थी। आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ डिड यू सी, हाउ की तो बात ही नहीं की गई, फर्स्ट वन बिल्कुल रॉन्ग कर दो। आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैड सीन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर जहाँ पे तो हमें सिंपल अफर्मेटिव में है, ये भी नहीं हो सकता। आई सेड टू माई फ्रेंड डिड यू सी द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान 2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ये हमारा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो हमें हैड है वो कन्वर्ट होगा डिड में, तो ये हो सकता है। आई सेड टू माई फ्रेंड ही हैज सीन, यहाँ पे फिर से अफर्मेटिव में है तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर हमारा होगा थर्ड वन। आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ऑप्शन से चेक कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आगे हमें बताना है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि पहले हमें इनडायरेक्ट दे रखी है, डायरेक्ट बतानी है। शी सेज दैट रानी इज़ ए टैलेंटेड एक्ट्रेस, उसने क्या कहा, रानी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा टेंस क्या हो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, तब हम जो उसकी बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, हम टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ के जो हमारा जो डायरेक्ट में आएगा वो भी शी सेज ही आएगा और रानी इज़ ए टैलेंटेड एक्ट्रेस ही आएगा। तो यहाँ पे शी सेड नहीं, शी टोल्ड नहीं, शी सेज ये रहा, तो शी आस्क्स नहीं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा शी सेज रानी इज़ ए टैलेंटेड एक्ट्रेस, क्योंकि बिल्कुल हम एज इट एज लिखते हैं, तो सही आंसर हमारा होगा थर्ड वन। आगे हमें बताना है अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जिसमें हम वापस ना जा सकें। तो इंट्रैक्टेबल होते हैं कोई चीज़ हार्ड हो, काफ़ी हार्ड हो जिसे हम सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है। इनविंसिबल होता है कि नॉट एबल टू विन, जिसे हम कभी जीत ही ना सकें, कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि हम इसे जीत ही नहीं सकते, यानी कि विंसिबल होता है कि जीत लेना, बट इनविंसिबल वो हम जीत ही नहीं सकें। इनवल्नेबल होता है कि जो चीज़ किसी को कभी भी हम हार्म ना पहुंचा सकें, तो यानी कि नो हार्म। और इररिवोकेबल का मतलब ही होता है कि ऐसा डिसीज़न जिससे कि हम वापस ना जा सकें, ऐसा हमने डिसीज़न ले लिया बट अब हम उसमें वापस नहीं जा सकते, तो उसे बोलते हैं हम इररिवोकेबल। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आगे
आगे हमारा है ईडियम का मतलब बताना है अंडरलाइन। दे टॉक्ड ओवर द मैटर ऑफ हिज लिविंग द जॉब एंड गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज़। उन्होंने क्या बात की, मतलब डिस्कशन की अपनी जॉब को लेकर, और क्या भी जो अपनी जॉब को छोड़ दें और क्या फिर फर्दर स्टडीज़ की और मतलब करें। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, डिस्कशन की। तो टॉक्ड ओवर मतलब क्या होता है, डिस्कस किया। तो फर्स्ट वन इज राइट आंसर। फाउट नहीं, सर्वेड नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं होगा, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डिस्कस्ड। आगे 199, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। ये हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। एज द चेयरपर्सन, देखिए जहाँ पे जो लिखा हुआ है एज द चेयरपर्सन, ये हमारा गलत लिखा हुआ गया है, क्योंकि जहाँ पे जो एज है, एज की कोई अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो एज को रिमूव कर दीजिए। ये बिल्कुल रिटर्न मतलब लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो एज नहीं आएगा, बाकी बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा हुआ है, तो सेंटेंस बन जाएगा दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ देयर कम बैंक। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, दे कैंट हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज़ नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि वो विश्वास ही नहीं कर पाए जो आर्टिकल 370 है वो अब क्या वैलिड नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए जो हमारा दो वर्ड लिखे हुए हैं कांट और हार्डली, ये बिल्कुल एक ही सेम मीनिंग यूज़ कर रहे हैं। कांट का मतलब होता है कि वो विश्वास नहीं कर पाए, और हार्डली का मतलब भी होता है कि वो विश्वास नहीं कर पाए। तो दो वर्ड हम एक साथ नहीं लिख सकते इंग्लिश लैंग्वेज में, या तो आप कांट को रिमूव कर दीजिए या फिर आप हार्डली को रिमूव कर दीजिए, हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गलतियाँ हमारी फोर्थ सेंटेंस में, दे कांट हार्डली बिलीव, ये तो आप इसको रिमूव कर दीजिए या इसको, जो सेंटेंस का मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं आगे पार्ट बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी हियर स्टडी विद अंकिता, टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू।